Hello everyone. Now today we are going to start our chapter 8, that is human health and disease, and this is for class 12 students. So let us start. Health is not a state where no diseases occur, but it is a state of complete physical, mental and social well-being. यानी हेल्थ कोई एक ऐसी अवस्था नहीं है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती शरीर में, या केवल इतना ही काफ़ी है कि हेल्थ, अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो शरीर अगर हमारे में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है किसी तरीके की, तो हम उसको हेल्थ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जबकि हेल्थ क्या है? पूरी तरीके से जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होते हैं तब हम उसको या अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं, राइट। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ complete physical, mental and social well-being. Our health is affected by the following. अब निम्नलिखित चीजें हमारी हेल्थ को प्रभावित करती हैं। जैसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। These are inherited from the parents by birth. आप जानते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कि जो हमें अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, है ना, जो हम इनहेरिट करते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है कि these are inherited from their parents by birth. ये जन्म के समय ही हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, इनहेरिट होते हैं हमारे अंदर। एंड आर द डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू द डिफेक्टिव जीन्स। और ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये डिफेक्टिव जीन्स की वजह से शरीर में डेवलप होते हैं। ओके, सेकंड चीज जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करती है दैट इज इन्फेक्शंस। आप जानते हैं बाहरी जो चीजें हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो भी सारी चीजें हमारी बॉडी में या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी कई बार इन्फेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल। इट इंक्लूड्स टाइप ऑफ फूड एंड वाटर वी टेक। यानी जिस प्रकार का खाना हम खाते हैं, जिस तरीके का पानी हम पीते हैं, या रेस्ट जो हम करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह, हमारे हैबिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी जो लाइफस्टाइल है इसको भी वजह से भी हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय। अब एक अच्छी सेहत हम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने के कुछ पॉइंट्स हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स बाय विच वी कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ। फर्स्ट इज पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। पहले पॉइंट में कह रहा है कि पहले तो अपनी शरीर की पूरी तरह साफ सफाई, बैलेंस डाइट संतुलित भोजन करना, और रेगुलर एक्सरसाइज और नियम से व्यायाम करना, एक्सरसाइजेस करना। सेकेंड पॉइंट इज योगा। योगा के द्वारा भी हमारी सेहत अच्छी रह सकती है अगर हम इसको नियमित रूप से करते हैं, डेली करते हैं। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज अवेयरनेस ऑफ डिजीजेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द डिफरेंट ऑर्गन्स और वैक्सीनेशन। और अलग अलग प्रकार की जो डिजीजेज हैं इनके बारे में जानकारी हो कि कौन सी बीमारी किस वजह से होती है, उनके किस ऑर्गन पर क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और उसकी क्या वैक्सीनेशन है, उसका क्या इलाज है, क्या उपचार है, इन सब के बारे में भी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो भी हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है, या वेजिटेबल वेस्ट है, प्लांट वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इन सब चीज़ों की प्रॉपर डिस्पोजिंग होनी चाहिए। इनको ऐसे ही नहीं इधर उधर पड़े हुए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनसे बीमारियां फैलती हैं, राइट। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। और जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स यानी कैरियर्स, ऐसे ऑर्गेनिम्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो एक पेशेंट से एक हेल्दी पर्सन में जाकर उस बीमारी को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, तो उनको वेक्टर्स या कैरियर्स कहा जाता है। तो इनका पूरी तरीके से कंट्रोल हो, जैसे मक्खी, मच्छर वगैरह। और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। और जो भी फूड के और वाटर की जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ भी हमारा खाना रखा हुआ है या पक रहा है, या जहाँ पानी हमारा इकट्ठा है पीने वाला, इन सब चीज़ों की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो, यानी इनको साफ सफाई से अच्छे से बनाया पकाया जाए, इनको ढक कर रखा जाए। ओके, लाइक दिस। सो नेक्स्ट इज द वर्ड डिजीज मीन्स नॉट एट ईज। डिस इज माने जब आराम नहीं है ना। ईज माने आराम, सुविधा, आसानी, और डिस माने नहीं। तो जब आसानी नहीं हो, आराम नहीं हो, तो हम डिसीज कहते हैं उसका। लिटरल शाब्दिक मीनिंग भी उसका यही है। अब आती है नेक्स्ट टॉपिक, डिजीजेस कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरीज। अब डिजीजेस को हम मुख्य रूप से 2
प्रकार की जो कैटेगरीज है उसमें बांट सकते हैं। एक तो होती हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, दूसरी होती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, राइट, जिनको हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं। अब इन्फेक्शियस डिजीज में क्या है, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्योंकि ये वो डिजीजेज हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं। और दीज डिजीजेज आर मेनली कॉज्ड बाय पैथोजेंस, और ये बीमारियां अक्सर जो पैथोजेंस हैं, गाइस पैथो मीन्स डिजीज एंड जेंस मीन्स कॉजिंग, यानी जो डिजीज कॉजिंग है, जो बीमारी पैदा करने वाले जो फैक्टर्स हैं, जो ऑर्गेनिम्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। पैथो मीन्स डिजीज एंड जेन मीन्स जनरेटिंग और कॉजिंग। ओके, तो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिन्स, फंगी एटसेट्रा, तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिम्स डिजीज कॉज करते हैं और इन्हीं के द्वारा ये ज्यादातर इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारे शरीर में होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी की। नॉन इन्फेक्शियस में क्या है, दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इनकी यह खास बात है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, पहली चीज। सेकेंड इज दे मे बी डेफिशिएंसी डिजीजेस, डीजेनरेटिव डिजीजेस और हेरिडिटरी डिजीजेस। और ये क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसमिट होती, स्प्रेड नहीं होती, तो ये ज्यादातर या तो डेफिशिएंसी डिजीज के रूप में होंगी, या डीजेनरेटिव डिजीज के रूप में हो सकती हैं, या हेरिडिटरी डिजीजेस के रूप में हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पैथोजेंस डू organisms which cause infectious diseases, या pathogens are the organisms which cause infectious diseases। pathogens वो organisms हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, infectious disease cause करते हैं। all parasites are pathogens as they cause damage to the host, और जितने भी पैरासाइट्स हैं जो अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको हम पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। पैथोजन एंटर्स इनटू द होस्ट, मल्टीप्लाइज एंड देन इंटरफियर्स विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, यानी पैथोजन एक होस्ट के शरीर में एंटर करता है, फिर वहां पर मल्टीप्लाई करता है, वहां पर उसकी ग्रोथ होती है, और फिर ये इंटरफियर करता है, दखल देता है, हस्तक्षेप करता है विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। शरीर की जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, इसके अंदर ये पैथोजन एंटर करता है, उसके फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, उसकी वाइटल एक्टिविटीज में ये इंटरफियर करता है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, राइट। देन दिस रिजल्ट्स इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज टू द होस्ट, और इसकी वजह से उस होस्ट के शरीर में मॉर्फोलॉजिकली यानी फिजिकली एक्सटर्नली, और साथ ही साथ फंक्शनली यानी फिजियोलॉजिकली डैमेज शुरू हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये अपने होस्ट को बैडली इफेक्ट करते हैं। आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस को एक्चुअली हम 5 और कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी क्योंकि देखिए अलग अलग माइक्रोब्स हैं, अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स होते हैं, तो इसीलिए उनके अलग अलग प्रकार के माइक्रोब्स के आधार पर इन इन्फेक्शियस डिजीजेस के भी 5 अलग अलग टाइप्स बन जाते हैं। जैसे पहला है वायरल, सेकंड बैक्टीरियल, थर्ड प्रोटोजोन, फोर्थ फंगल, और लास्ट है हेलमिन्थेटिक, है ना। तो वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, फंगस से होने वाली और हेलमिन्थ से होने वाली डिजीजेस। इसमें एग्जांपल में आप देख रहे हैं, वायरस में कॉमन कोल्ड, मीजल्स, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, ये सब। बैक्टीरियल डिजीज के एग्जांपल हैं जैसे टाइफाइड, टिटेनस, डिप्थीरिया, निमोनिया, राइट। ऐसे प्रोटोजोन डिजीज में है अमीबियासिस, मलेरिया, और फंगल डिजीज में बहुत कॉमन है रिंगवॉर्म डिजीज। ऐसी हेलमिन्थ डिजीज में जो टीनियसिस है, एस्केरियसिस है और फाइलेरियसिस है, ये सारी कॉमन डिजीजेज होती हैं। अब आते हैं अपनी इन सब कैटेगरीज को थोड़ा सा और एनलार्ज करके और एलेबोरेट करके समझते हैं। पहला है टॉपिक वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में जनरली जैसे मैंने बताया कि कॉमन कोल्ड बहुत कॉमन है, और इसका पॉजिटिव एजेंट राइनो वायरस है। ओके, और वायरसेस अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज थ्रू लंग्स, दो लंग्स आर नॉट अफेक्टेड। तो ये जो कॉमन कोल्ड है इसमें हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और साथ ही साथ जो हमारी नोज है, ये नेजल पैसेज, ये चीजें अफेक्ट होती है,
हालांकि कॉमन कोल्ड में लंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, अब इस कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, कि नाक बंद रहेगी और नाक बहती रहेगी। ठीक है, नाक का बंद होना और नाक का बहते रहना, ये सब। सेकंड है सोर थ्रोट एंड होर्सनेस, और जो गला है वो भी चोक सा लगता है, गले में भी भारीपन सा महसूस होता है ना, भारी, और बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। देन कफ, हेडेक और खांसी उठती है, सर दर्द रहता है। देन टायर्डनेस विच लास्ट फॉर 3 to 7 days, और शरीर में भी भारीपन सा, थकान सा लगी रहती है, जो कि अपने आप लगभग 3 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसमिशन इज थ्रू ड्रॉपलेट्स। अब ये कॉमन कोल्ड का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन इज थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। ओके, देखिए ट्रांसमिशन जो है इसका, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड पर्सन है, जिसको जुकाम हुआ है, वो जब कोई खांसता है या छींकता है तो उसके खांसने से या छींकने से एयर में ड्रॉपलेट्स रिलीज होते हैं इस बीमारी के। ओके, और राइनो वायरस के। तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, इसको अगर कोई पास में खड़ा हुआ पेशेंट, कोई पर्सन अगर उसको इनहेल करता है वहां पे उस पॉल्यूटेड एयर में, तो उसके शरीर में भी ये एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कफिंग से और स्नीजिंग वगैरह से ये एक हेल्थी पर्सन के शरीर में चले जाते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से। सेकंड इज कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेन्स, बुक्स, कप्स, डोरनॉब्स, कंप्यूटर, कीबोर्ड्स, माउस एटसेट्रा, दे कैन स्प्रेड द डिजीज। और इसमें जो दूषित कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पेन है, कप है, किताबें हैं, दरवाजे की जो हैंडल है, कुंडियां हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड वगैरह, माउस एटसेट्रा, इसी सारी चीजें भी इस प्रकार की जो वायरल इन्फेक्शन है इनको फैलाती हैं। ओके, सो गाइज बी केयरफुल। और इससे तो आप लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है हमारा, वो कोरोना वायरस से कितना बुरी तरह लड़ रहा है, जूझ रहा है, और कितना हम लोग सफर कर रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल in order to prevent yourself and your all family members. So let us talk about our next category, that is bacterial diseases. Bacterial diseases में जैसे कि पहली एक डिजीज है जो टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम एक और नाम इसको दिया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज एंटेरिक फीवर, यानी इस टाइफाइड डिजीज को एंटेरिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, और इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, और जो बैक्टीरियम इसको कॉज करता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ओके, तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरियम से होने वाली बीमारी है, जिसको हम टाइफाइड या एंटेरिक फीवर कहते हैं। ठीक, चलिए सेकंड पॉइंट इज द बैक्टीरिया जनरली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बैक्टीरिया आमतौर पर जो हमारी छोटी आंत है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां पर एंटर करता है। कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड कॉज इन्फेक्शन, और दूषित पानी है, दूषित खाना, इन सारी चीजों से इसका इन्फेक्शन शुरू होता है हमारे शरीर में, एलिमेंट्री कैनाल में। एंड इट स्प्रेड्स इन द बॉडी थ्रू ब्लड, और ये हमारे शरीर में ब्लड के जरिए फैलता है। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला सिम्टम है हाई फीवर, मीन्स 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस एंड वीकनेस। तो टाइफाइड के सिम्टम्स में सबसे पहले तो एक तेज बुखार होता है, जिसमें शरीर का टेम्परेचर करीब 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। कमजोरी महसूस होती है, उसके साथ साथ स्टमक पेन, पेट में बहुत दर्द रहता है, हेडेक, सर में दर्द रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल नहीं लगती, ठीक है, भूख चली जाती है, एंड रोज कलर्ड स्पॉट्स, और शरीर के ऊपर लाल लाल रंग के जो धब्बे से हैं, चकत्ते से हैं, वो बन जाते हैं। इन सीवियर केसेस, और जो और गंभीर कंडीशन होती है उस केस में तो परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल एंड डेथ में अकर, जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसमें परफोरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी उसमें हम कह सकते हैं छेद होने लगते हैं, इट बिकम्स पोरस, क्योंकि परफोरेटेड माने पोरस, छिद्रयुक्त। तो इसमें इस तरीके के परफोरेशन स्टार्ट हो जाता है, और उससे कई बार डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड इज डन बाय विडाल टेस्ट, और इस टाइफाइड का जो डायग्नोसिस है
इसकी जो पहचान है वो विडाल टेस्ट के नामक एक टेस्ट है मेडिकल साइंस में, उसके थ्रू ये किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड बैक्टीरियल डिजीज की, जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है और इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। यानी ये वो बीमारी है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई इस बैक्टीरियम से होती है और साथ ही हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी इस बैक्टीरियम से होने वाली ये बीमारी है। ओके, देन दीज पैथोजेंस इन्फेक्ट द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। देखिए इस बीमारी में इस पैथोजन से जो हमारी लंग्स की एल्वियोलाई हैं वो इन्फेक्ट होती हैं, विच बिकम फिल्ड विद फ्लूइड कॉजिंग सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। और इस निमोनिया में होता क्या है, लंग्स में फ्लूइड भर जाता है ना, जिसको बोलते हैं आमतौर पे कि फेफड़ों में पानी भर गया, तो लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है और इसकी वजह से सांस लेने में बहुत गंभीर समस्या होने लगती है। क्योंकि उस पेशेंट को जिसको निमोनिया है उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि लंग्स बिकम फ्लूइड फिल्ड। देन सिम्टम्स आर, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, फीवर है, बुखार होता है इसमें भी, चिल्स, कफ भी लगेगी, ठंड लगेगी, कफ खांसी उठेगी और सर दर्द रहेगा। ओके, अब इसके अलावा इन सीवियर कंडीशंस लिप्स एंड फिंगर नेल्स में बिकम ब्लूइश ग्रे इन कलर। जो नाखून है ना, फिंगर नेल्स, लिप्स हैं, होठ हैं, ये सब नीले से पड़ने लगते हैं। यानी इतना तेज ठंड लगती है, इतना ज्यादा शिवरिंग होती है कि उस पेशेंट के जो नाखून है और चेहरा है, होठ वगैरह, ये सब काफी कुछ नीला सा महसूस होने लगता है देखने में। नेक्स्ट इज इट स्प्रेड्स बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन और बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। यानी ये जो फैलती है बीमारी किस तरह फैलती है, बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा जो रिलीज किए गए ड्रॉपलेट्स हैं या एरोसॉल्स हैं एयर में, उसको जब हम पास में खड़ा होकर व्यक्ति को इनहेल कर लेता है तब उसके अंदर शरीर में फैल जाते हैं। साथ ही साथ बाय शेयरिंग ग्लासेज एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, या किसी निमोनिया के पेशेंट के साथ अगर आपके बर्तन या कोई ग्लास या कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स अगर आप शेयर कर रहे हैं तो भी उसके द्वारा भी ये बीमारी आपके शरीर में आ जाती है। देखो इस तरीके से इसका स्प्रेडिंग होता है, राइट। अब सम मोर बैक्टीरियल डिजीजेज आर एज फॉलोज। कुछ और कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जो इस प्रकार हैं, देखिए इस टेबल में। डिसेंट्री, डिसेंट्री शाइजेला डिसेंट्रियाई नामक बैक्टीरिया से होती है, ठीक है। डिसेंट्री का जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है शाइजेला डिसेंट्रियाई, और इसमें सिम्टम्स क्या हैं, एब्डोमिनल पेन एकम्पनीड विद डायरिया। इसमें पेट में बहुत दर्द रहता है और साथ ही साथ इसमें डायरिया भी हो जाता है। डायरिया यानी दस्त लग जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट डिजीज इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया हो रही है कोराइनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। डिप्थीरिया जो डिजीज कॉज करने वाला, बीमारी का पैदा करने वाला जो पैथोजन है, जो बैक्टीरियम है, उसके नाम है कोराइनेबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और इसके सिम्टम्स में है सोर थ्रोट, गला चोक हो जाता है, बंद होने लगता है, अजीब सा हो जाता है गले का स्वाद, चिल्स विद माइल्ड फीवर, हल्का बुखार रहता है, कभी कभी ठंड सी लगती है, वॉमिटिंग एट अर्ली स्टेज ऑफ द इन्फेक्शन, और जो इन्फेक्शन की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसमें इसको पेशेंट को वॉमिटिंग भी होती है, उल्टी होती है। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट, और जो गले हैं, गले के अंदर उसके ग्रे मेम्ब्रेन की भी हल्की सी डेवलपमेंट या विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज प्लेग। प्लेग भी बैक्टीरियल डिजीज है और ये इसका पॉजिटिव एजेंट है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग होता है। हाई फीवर, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है, तेज बुखार होता है। इन ग्रोइन और आर्मपिट्स, ठीक है, तो आर्मपिट्स में भी जो लिम्फ नोड्स वगैरह हैं, लिम्फ नोड्स वगैरह, उनकी स्वेलिंग शुरू हो जाती है इस प्लेग नामक बीमारी में। तो ये इसकी पहचान है, सिम्टम्स है। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीजेस की। प्रोटोजोन डिजीजेस में जो आप कॉमनली जानते हैं, जिसका पहला नाम है मलेरिया, है ना, ये प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज है। देखिए, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरियाई। प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज है ये एक प्रोटोजोन है और यही मलेरिया डिजीज कॉज करने वाला डिजीज कॉजिंग एजेंट है।
सच एज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम ओवेल वगैरह। ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। मैलिग्नेंट मतलब थोड़ा सीवियर टाइप का, गंभीर। ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से एक गंभीर मलेरिया, एक जटिल मलेरिया हो जाता है, विच इज द मोस्ट सीरियस एंड कैन बी फेटल। देखो, और ये सबसे ज्यादा सीरियस डिजीज है मलेरिया की, और ये प्राणघातक यानी जानलेवा भी हो सकती है। राइट। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से जो मलेरिया होता है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया है, जो गंभीर कंडीशन है, वो कई बार जानलेवा भी हो जाती है। अब इसके सिम्टम्स कैसे पता लगाएंगे? सिम्टम्स में है चिल्स फॉलोड बाय हाई फीवर, तेज बुखार है, कपकपी होती है, शरीर में ठंड लगती है, हेडेक एंड मस्कुलर पेन, सर दर्द रहेगा और शरीर में दर्द रहेगा। मस्कुलर पेन यानी मांसपेशियों में दर्द रहता है, शरीर में अकड़न सी और दर्द सी रहती है। आफ्टर फीवर फॉर ए फ्यू आवर्स स्वेटिंग फ्लो फॉलोज, और कुछ घंटे तक जब ये बुखार बना रहता है शरीर में, फिर उसके बाद पसीना आता है। देन सीवियर एंड क्रोनिक अटैक्स कॉज एनीमिया एंड एनलार्ज स्प्लीन, और ये जो इस बीमारी के गंभीर और क्रोनिक अटैक्स जब होते हैं तो उससे और भी ज़्यादा जटिल समस्या हो जाती है, यानी एनीमिया और एनलार्ज स्प्लीन। एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी, ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, और साथ ही साथ स्प्लीन का साइज का बढ़ जाना। सो गाइस, ये बहुत समस्या वाली और बहुत गंभीर बीमारी है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया खासकर। ओके। अब जानते हैं कि इस प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो किस टाइप की है। मलेरिया पैरासाइट, जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं हम, ये इसकी लाइफ साइकिल का क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न है, देखिए। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर द मलेरियल पैरासाइट। पहली चीज तो इस मलेरियल पैरासाइट का जो वेक्टर है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। मेल एनोफिलीज मॉस्किटो इस मलेरिया डिजीज को स्प्रेड नहीं करता। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द ओनली वेक्टर और ओनली कैरियर ऑफ दिस मलेरियल डिजीज। ओके। सेकेंड, स्पोरोजॉइड्स, जिसको हम इन्फेक्टिव प्लाज्मोडियम फॉर्म कहते हैं, दे आर रिलीज्ड बाय द वेक्टर इन द ब्लड ऑफ ए पर्सन। अब ये जो प्लाज्मोडिया के जो इन्फेक्शियस और जो इन्फेक्टिव सेल्स हैं या इन्फेक्टिव जो जर्म्स हैं वो स्पोरोजॉइड्स कहलाते हैं, और ये एक वेक्टर के जरिए, यानी देखिए, जब एक पेशेंट में जिसको मलेरिया हो रखा है वहां से उसके ब्लड को जब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब सक करके आएगी, तो ये जब एक हेल्दी पर्सन के शरीर में जब पेनिट्रेट करती है, पंचर करती है, पियर्स करती है, तो उसके शरीर में ये जो ट्रोफोजॉइड्स हैं, सॉरी जो स्पोरोजॉइड्स हैं, ये उसमें ब्लड में रिलीज कर दी जाते हैं बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है। तो एक मलेरियल पेशेंट से वहां से उसके अंदर ये जो स्पोरोजॉइड्स, ये ट्रोफोजॉइड्स भी कहलाते हैं, इनको फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपने माउथ पार्ट्स में लेकर आई, और वहां से जब उसने एक हेल्दी पर्सन को पियर्स किया, उस शरीर में पेनिट्रेट किया अपने माउथ पार्ट्स के जरिए, तो मैंडिबल्स के जरिए, तो ये वो स्पोरोजॉइड्स उस हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर ये रिलीज कर देती है। देन स्पोरोजॉइड्स इन्फेक्ट लिवर सेल्स। अब ये स्पोरोजॉइड्स उस पर्सन के ब्लड में जाके लिवर सेल्स को अफेक्ट करते हैं, और वहां पर दे मल्टीप्लाई कॉजिंग द बर्स्टिंग ऑफ द लिवर सेल्स। और एक हेल्दी पर्सन के या जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके शरीर में ये बीमारी शुरू हो रही है, जो ट्रांसमिट हुआ है, वहां लिवर सेल्स के अंदर इन्फेक्शन शुरू होगा, और लिवर सेल्स के अंदर ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है, और जिसकी वजह से लिवर सेल्स की बर्स्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक। वंस द लिवर सेल्स बस्ट, अब जब एक बार लिवर सेल्स बस्ट होने लगती हैं, देन द स्पोरोजॉइड्स रिलीज्ड अटैक द रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। तो फिर वहां से फिर ये आरबीसीज को अटैक करती हैं, ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं, लिवर सेल्स की बस्टिंग स्टार्ट करा के फिर ये आरबीसीज को अफेक्ट करती हैं, आरबीसीज पे अटैक करते हैं ये। हेयर दे मल्टीप्लाई फर्दर कॉजिंग देयर रप्चर, और यहाँ भी फिर ये आरबीसीज में भी इनकी मल्टीप्लिकेशन चलती रहती है, और यहाँ भी आरबीसीज की भी रप्चरिंग यानी इनकी भी बर्स्टिंग स्टार्ट होने लगती है एक पेशेंट के अंदर। सो ए टॉक्सिक सब्सटेंस नोन एज हेमोजोइन, और एक बहुत ही
जहरीला पदार्थ जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं, इट इज रिलीज इन द ब्लड ऑन रप्चर ऑफ आरबीसीज, और जिससे आरबीसीज की रप्चरिंग से, आरबीसीज की बर्स्टिंग से हीमोजोइन नामक एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है शरीर में, जिससे कि उस पर्सन को फिर ठंड लगने लगती है, उसको तेज बुखार होने लगता है। ओके, सो अब इसके बाद द साइकिल गोज ऑन फॉर 3 to 4 days। अब ये जो साइकिल है ये लगभग 3 से 4 दिन तक चलती रहती है, जिसमें उस पर्सन को कॉजिंग चिल एंड फीवर टू रिकर, जिसमें बुखार आता रहता है और ठंड लगती रहती है, कभी-कभी आती रहती है। ओके, अल्टीमेटली द पैरासाइट प्रोड्यूसेस गैमेटोसाइट्स, और फिर उसके बाद ये पैरासाइट गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस करने लगता है। व्हेन फीमेल एनोफिलीज बाइट्स ए पेशेंट, जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक पेशेंट को, एक मरीज को जब काटती है या काटता है मच्छर, इट सक्स द ब्लड अलोंग विद द गैमेटोसाइट्स, तो ये उस पेशेंट के ब्लड के साथ साथ इन पैरासाइट के यानी प्लाज्मोडियम के जो गैमेटोसाइट्स हैं इनको भी ये सक करने लगता है अपने माउथ पार्ट्स में, और विच एंटर्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, और फिर ये जो गैमेटोसाइट्स हैं ये उस हेल्दी पर्सन के स्टमक में जो लाइनिंग है, विच एंटर्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक ऑफ द फीमेल एनोफिलीज, तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के स्टमक की लाइनिंग्स में ये जो गैमेटोसाइट्स हैं जो उसने पेशेंट के ब्लड से सक किए हैं वो एंटर करने लगते हैं, यानी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के स्टमक में आ जाते हैं ये वहां से। ठीक, फिर दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर वहां पर इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज दैट इज स्पोरोजॉइट्स, और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के ही अंदर जहां इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है इसकी स्टमक की लाइनिंग के अंदर, और वहां पर ही फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की ही बॉडी के अंदर इनका जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और जिससे उसके बाद फिर ये इन्फेक्टिव स्टेज जो बनती है जिसको हम स्पोरोजॉइट्स कहते हैं, ये फॉर्मेशन शुरू हो जाती है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी के अंदर ही। ओके, सो दीज आर स्टोर्ड इन द सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, और फिर ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं प्लाज्मोडियम के, ये स्पोरोजॉइट्स उस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। ओके, देन व्हाट हैपेंस, फीमेल एनोफिलीज कैरिंग द स्पोरोजॉइट्स बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और जब ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जिसके सैलिवरी ग्लैंड्स में ये स्पोरोजॉइट्स भरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो जब ये एक हेल्दी पर्सन को काटता है तब ये लीव्स द स्पोरोजॉइट्स इन द ब्लड ऑफ द पर्सन, तो ये उस पर्सन के ब्लड में इन स्पोरोजॉइट्स को रिलीज कर देता है, ठीक है, अपनी बाइटिंग के दौरान, एंड द साइकिल बिगन्स अगेन, और फिर इसी प्रकार ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। तो आपने देखा कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में स्पोरोजॉइट फॉर्मेशन, और पेशेंट के पर्सन के ब्लड के अंदर गैमेटोसाइट फॉर्मेशन। इस प्रकार से ये एक डाइजेनेटिक, हम कह सकते हैं डाइजेनेटिक होस्ट है, इसका डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी होती है। प्लाज्मोडियम इज अ डाइजेनेटिक, ठीक है, विच हैज 2 होस्ट्स और विच नीड्स 2 होस्ट्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। वन इज ह्यूमन बीइंग एंड सेकेंड इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ओके, देन मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट्स फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल। देखिए वही बात आ गई कि मलेरियल पैरासाइट के 2 होस्ट की जरूरत होती है उसको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, और जिसमें पहला है ह्यूमन बींग्स एंड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो और ह्यूमन बींग्स, इसमें ये दोनों इसके होस्ट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट डिजीज इज अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। अब हम बात करते हैं अपनी अगली डिजीज की। ये भी प्रोटोजन डिजीज है एक्चुअली, अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यानी अमीबियासिस जो डिजीज है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा कॉज की जाती है, और ये एक प्रोटोजोन है। ओके, सो द डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द हाउस फ्लाइज। अब देखिए वहां मलेरिया के केस में जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो डिजीज फैलाता है, और यहाँ अमीबियासिस में या अमीबिक डिसेंट्री के केस में
जो मक्खियां हैं हाउस फ्लाइज, ये इस बीमारी को ट्रांसमिट करती हैं, विच एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम द फीकल मैटर ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। और ये एक कैरियर के रूप में, एक वेक्टर्स के रूप में ये काम करती हैं, जो कि डिजीज पर्सन के फीकल मैटर से, जो डिजीज पर्सन, जो पेशेंट है अमीबिक डिसेंट्री का, उसके फीकल मैटर से, उसके स्टूल से ये जो पैरासाइट्स हैं इसको ये इधर उधर फैलाती हैं हेल्दी पर्सन्स तक। देन कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड आर द मेन सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। और इनका जो इन्फेक्शन है ये सबसे मुख्य रूप से फैलता है यदि हम दूषित पानी पीते हैं और दूषित भोजन करते हैं। तो अगर हमारा फूड और हमारे वाटर अगर कंटेमिनेटेड है, पॉल्यूटेड है, तो ये इस अमीबिक डिसेंट्री के या अमीबियासिस के एक मेजर सोर्स बनते हैं इन्फेक्शन के, राइट। सिम्टम्स क्या है इसके? माइल्ड डायरिया, हल्के दस्त लगना, अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, और इसके साथ साथ कब्ज रहना, पेट में कुछ भी ना पचना, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, और पेट में काफी दर्द रहता है, पेट में मरोड़ सी उठती है, ओके। स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, और इस तरीके के पेशेंट की जो फीकल मैटर है, जो उसका फीसेस है, इसमें बहुत ज्यादा म्यूकस जाएगा और साथ में ब्लड क्लॉट्स भी जा सकते हैं, जिसको कई बार हम ब्लड डिसेंट्री भी कहते हैं। तो ब्लड क्लॉट्स अगर जाने लगते हैं साथ में फीकल मैटर के साथ, तो वो ब्लड डिसेंट्री भी कहलाती है, ओके। So guys, this is all for today. In our next class, we will discuss about Helminth's disease and then something more. So till then, take care, keep studying, keep watching videos. Thank you. God bless you all.